डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे वी हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ऑन डियर स्टूडेंट. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे वी हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन. आज हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट और सीईटी में पूछे गए उनको हम सॉल्व करने वाले हैं. बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. जल्दी से सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो भी फार्मूलेज है उसका लिस्ट बना लो, अच्छे से रिकैप कर लो, ताकि लास्ट एंड तक आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर पे कैसे क्वेश्चन डेवलप होते हैं. सो बहुत सिंपल है. सो लेट्स वी स्टार्ट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त रहेंगे दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर MST एग्जामिनेशन, उसको उनको भी ये शेयर करना है ताकि वो भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So the phase difference between the displacement and acceleration of the particle the performing the simple harmonic motion. ये सबसे important question है. Many time they ask the question into the examination, और already question asked into the NEET 2020. So definitely बहुत chances है कि इस type के question सीट में पूछे जाएंगे. So आपको पता होना चाहिए what is the फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए. द बेसिक इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. सो हमें जल्दी से वेलोसिटी सॉल्व करना है. हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी हमें पता है. वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बहुत सिंपल है. इसका डेरिवेटिव लेना है. क्या आएगा डेरिवेटिव? ए ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा टी. एंड देन अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. व्हाट इज द डेरिवेटिव? दैट इज the rate of change of velocity. It becomes acceleration. Take again the derivative of cos. Cos का derivative आता है माइनस साइन थीटा, और ये कांस्टेंट आएगा, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी. सो बहुत सिंपल है. सो इक्वल टू, इसको हमें इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? ए ओमेगा साइन ऑफ, अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल का फार्मूला यूज करना है, दैट इज ओमेगा टी plus pi by 2. As we know that sin 90 degree plus theta is equal to cos of theta. So according to that we write down here. And next is equal to, minus sign भी जाना चाहिए, तो हमें पता है sin of pi plus theta, that is 180 plus theta is equal to what? That is minus sin of theta. So by using this, so we can write that is a omega square sine of omega t plus pi. So बहुत important question है, अच्छे से इसको observation करना है. So most importantly what happened here? So we have to calculate what phase difference between displacement and acceleration. So this is the displacement and this is the acceleration. So the phase for the displacement 0 and acceleration का phase कितना है? pi. So phase difference कितना बनेगा? That is delta phi equal to phi 2 minus phi 1. So what is the phase difference for acceleration and velocity? That is pi minus 0 equal to pi. So आपको याद रखना है 180 डिग्री का phase difference रहेगा between the displacement and acceleration. वन मोर, यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट वाला, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी? कितना है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी? पाई बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना आएगा? यहाँ पे वेलोसिटी का पाई बाय 2 और ये पाई, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू व्हाट? दैट इज पाई बाय 2. सो मीन्स आपको याद रखना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो भी फेज डिफरेंस है वो भी पाई बाय 2, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी पाई बाय 2, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में पाई. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जांपल. सो नेक्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट, वी गो फॉर द next example. The distance covered by the particle undergoing SHM in one time period. One time period means that is the time taken by the particle to complete the one oscillations. So हमें पता है, very simple. So this is the mean position and these both are the extreme positions. So as we know that at the mean position what is the value of displacement? Displacement का value रहेगा 0, और at a positive extreme position पर displacement का value रहेगा
दैट इज ए। तो बहुत सिंपल है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ओ टू ए कितना रहेगा उसका एम्पलीट्यूड ए, और अगेन ओ टू बी, सो दैट इज ये भी रहेगा x इक्वल टू माइनस ए। नेगेटिव साइन शोज ओनली मूवमेंट ऑफ दैट, मतलब वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट शो करता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय दैट पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में ऑब्जर्वेशन दिया है तो फर्स्ट कहाँ से जाएगा ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ओ टू ए, उसके बाद रिटर्न आएगा ओ टू ए, रिटर्न आएगा, देन नेक्स्ट ओ टू बी जाएगा, एंड नेक्स्ट अगेन बी टू ओ, मतलब ओ टू बी ही रहेगा डिस्टेंस। तो कितना आएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सो दैट इज 4 टाइम्स ए। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दे आस्क इनटू द नीट एग्जामिनेशन, बहुत इजी क्वेश्चन था। So which option is correct? That is D is the correct explanation of the given example. ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन वो लीनियर एसएचएम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, the displacement of a particle executing the simple harmonic motion is given by, so then the amplitude of its oscillation is given by। बहुत सिंपल है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सो दैट इज एम्पलीट्यूड का बहुत सिंपल फार्मूला इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस ऑफ थीटा, और हमें पता है कि साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी आर पीरियोडिक फंक्शन, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, दैट इज 90 डिग्री। सो उसका जो भी फेज रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना आएगा। सो अगर कॉस 90 डिग्री अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो बनेगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय, सो ये टर्म कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। सो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा, ओनली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये फार्मूला बनेगा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। सो आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस is the correct option of the given example। यहाँ पे दिया एम्पलीट्यूड A और A B, अकॉर्डिंग टू दैट हमने सॉल्व किया, बस सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया उन्होंने, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, मतलब वन कंप्लीट वाइब्रेशन, और वी कैन आल्सो से दैट वन ऑसिलेशंस। So both simple है, this is the mean position, we take the point A, now point B and point B, A and B. So what happened in that case, the particle is moving from mean to positive extreme position, then again come to the mean, then goes to next extreme position left hand side, and it becomes come to that mean position. So what happened, one complete vibration, that is that is one complete vibration। So what happened in that case, and what we have to calculate, we have to calculate the average velocity। So what is the formula of average velocity, बहुत simple formula है, अच्छे से याद रखना है। average velocity equal to what, that is displacement divided by टाइम इंटरवल। तो टाइम पीरियड तो रहेगा आपका कैपिटल टी, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन, दैट इज कैपिटल टी, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल। सो व्हाट हैपन इन दैट केस, अगर ऑब्जेक्ट मीन से स्टार्ट करेगा और मीन पे ही खत्म करेगा, सो व्हाट हैपन इन दैट केस, फाइनल और इनिशियल जो भी रहेगा वो इक्वल बन जाएगा, और उसका सब्ट्रैक्शन आएगा जीरो। सो जीरो डिवाइडेड बाय टी, सो उसका जो भी एवरेज वेलोसिटी रहेगा, सो क्या आएगा उसका एवरेज वेलोसिटी, सो उसका आंसर आएगा जीरो। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द गिवन एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, given equation of SHM is given, what is the time period। so हमें calculate करना, to find we have to calculate the time period of that given SHM, the object performing the simple harmonic motion, and what given, उन्होंने एक equation दिया है, बहुत simple equation है, इसको solve करना है हमें। y equal to 5 into then sin of pi by 2 goes to into the bracket, multiplication कीजिए, so that is pi by 2 into 100 times t minus pi by 2 into 2 times x। so क्या आएगा फिर आंसर, जल्दी से बताइए, that is 5 sin, okay, so what happened, 100 divided by 2, that is 50 times pi into t minus 2 to get cancelled, remaining only pi x
सो इसको कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन? दैट इज y इक्वल टू x साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. ये डिपेंड्स करता है प्लस और माइनस साइन इन विच डायरेक्शन पार्टिकल इज गोइंग. यहाँ पे माइनस है सो वी टेक द माइनस. So what happened after comparing? After comparing with, so we get the value of angular velocity equal to 50 times pi radian per second. और हमें क्या कैलकुलेट करना है? दैट इज टाइम पीरियड. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको फार्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड? सो दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी. सो देयरफॉर व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी? टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो बोलो फिर क्या आएगा आंसर? 2 पाई डिवाइडेड बाय 50 times pi. So what happened? Pi get cancel और 2 by 50 that is 1 upon 25. और हमें पता है what is value 1 upon 25. 25 मतलब 100 by 25. 4 आंसर आएगा. So that is 0.04 second. So how much time required? That is 0.04 सेकेंड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. जो भी गिवन लीनियर एसएचएम का इक्वेशन था उसको हमने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया. आफ्टर कंपेयरिंग वी राइट ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड देन वी नो दैट द फार्मूला ऑफ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी सॉल्व द क्वेश्चंस. टेक द स्क्रीनशॉट. बहुत सिंपल एग्जांपल है. नेक्स्ट एग्जांपल इज A body oscillate with SHM. मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है. इक्वेशन दिया है उन्होंने SI यूनिट में दिया है. एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. कहाँ पे कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट? व्हेन टाइम दैट इज स्मॉल टी, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो ये इक्वेशन गिवन है 5 cos ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4. सो हमने इसको पहले इक्वेशन लिख लिया. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. मतलब हमें कैलकुलेट करना है x को. अगर x को कैलकुलेट करना है और पुट क्या करना है? व्हेन स्मॉल t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम. सो t को 1 पुट करना है. दैट इज 5 cos 2 पाई into 1 plus pi by 2. And as we know that what is the, according to the allied angle formula, cos 2 pi plus theta. So क्या आएगा इसका आंसर? दैट इज cos of theta. बहुत सिंपल है. इट गोज टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 2 pi मीन्स दैट इज 4 into 90 डिग्री. हमें पता है. सो 4 मीन्स दैट इज इवन नंबर है और इवन नंबर जब भी रहेगा तो जो भी रेशो रहेगा वो रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा इन अलाइड एंगल. और क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा मतलब ऑल रेशोज आर पॉजिटिव. तो आपको सबको अलाइड एंगल पता है अच्छे से. सो अकॉर्डिंग टू दैट उसका आंसर आएगा cos थीटा. तो इसका आंसर क्या बनेगा? cos ऑफ पाई बाय 4. सॉरी मैंने पाई बाय 2 लिख लिया था. सॉरी. सो cos ऑफ पाई बाय 4. सो क्या आएगा आंसर? 5 इंटू cos ऑफ पाई बाय 4. पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री. जल्दी से वैल्यू बताइए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 4? दैट इज 1 बाय रूट 2. So that is 5 divided by root 2. It is the final answer of that instantaneous displacement. So which option is correct? That is 5 divided by root 2. So D is the correct option of the given example. So अच्छे से समझना है. बहुत easy था. क्या क्या आपने कंपेयर किया, T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और अलाइड एंगल के फार्मूले आपको पता होने चाहिए. तभी आप ऐसे क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट. What is the phase difference between the two simple harmonic motion represented by? So यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए. इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 एंड सेकेंड इक्वेशन x2 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. सो हमें अलाइड एंगल का फार्मूला यूज करना है. सो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है तो दोनों का सेम बनाना है. तो क्या हम कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं? यस डेफिनेटली. बाय यूजिंग विच फार्मूला? सो दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. तो क्या आएगा इसका आंसर? दैट इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा. उसका आंसर आता है कॉस थीटा. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा cos ऑफ ओमेगा टी. सो cos ओमेगा टी को हम रिप्लेस कैसे करेंगे? दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकेंड. हमें सॉल्व करना है फेज डिफरेंस. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम फेज डिफरेंस?
सो बहुत ही सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। चलो बताओ अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई टू? पाई बाय टू, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई वन? दैट इज पाई बाय सिक्स। तो ये बना, ये आपका फेज और ये आपका फेज, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। और हमें पता है पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, और पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री, बचा फिर 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? दैट इज पाई बाय थ्री। सो वेरी सिंपल है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज पाई बाय थ्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम दे आस्क द सिमिलर क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अलर्ट एंगल का प्रैक्टिस करना है, ताकि आप कोई भी दो इक्वेशंस अगर दिए रहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, तो उनके बिटवीन में जो भी फेज डिफरेंस है आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डन? ओके, नेक्स्ट। The 10 kg metal block is attached to the spring constant. So what is given? Given data लिख लेंगे. Mass of that metal block is 10 kg का metal block है. उसको spring is connected. So what is the spring constant? हमें पता है. It is denoted by letter K. That is 1000 Newton per meter. 1000 Newton per meter. A block is displaced from the equilibrium position by 10 centimeter. So that is x is given 10 centimeter उसका displacement हुआ. So इसको हम convert करेंगे in terms of meter. So -2 meters. So it becomes that is 10 raised to -1 meter. And next, and release, उसको उसके बाद रिलीज कर दिया, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज। सो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फार्मूला पता होना चाहिए, द फोर्स अप्लाइड इक्वल टू एक्स इंटू के, सो दैट इज और के एक्स। सो प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 1000, and then what is the value of x? That is 10 raised to -1. तो दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा? That is 100 न्यूटन। And what is the formula of acceleration? So that is force equal to mass into acceleration. Acceleration equal to force divided by mass. The force है 100 न्यूटन, and what is the mass? Already हमने लिखा है उसको 10 kg. So 10 divided by 10, 10 get cancel. 10 meter per second square, it is the answer of given example. तो बहुत simple था. The option A is the correct explanation of the given example. Okay, so we go for the next. Take the screenshot of the given example. Next, a time period of a simple pendulum having length is 9.8. तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, what is the formula of time period of simple pendulum? That is t equal to 2 pi under root of, that is L divided by G. So equal to 2 pi under root of, the L is given, that is 9.8, और हमें पता है what is the value of acceleration due to gravity? Again 9.8. So both get cancelled, so remaining only 2 pi, and 2 pi means that is 2 into 3.14, so it becomes 6.28 सेकेंड। सो इसका आंसर कितना आएगा? टाइम पीरियड वो सिंपल पेंडुलम का कितना रहेगा? 6.28 सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज 6.28. It is the correct explanation of the given example. यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि what is the time period of pendulum when it is at the center of the earth? तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रहता है 0। और एक एग्जांपल है इन सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्या कहाँ पे रहेगा? इन स्पेस, तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा, 0 रहेगा। सो whenever we put g equal to 0, 1/0, infinity means not defined. So in that case the time period कितना रहेगा? infinity। कहाँ पे? दो एग्जांपल याद रखने। फर्स्ट वाला सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेकेंड वाला सैटेलाइट। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने, तो बहुत सिंपल था। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम आर रिलेटेड एज। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन, वन बाय वन हम चेक करेंगे, लेकिन आपको ये पहले पता होना चाहिए। सो दिस इज द मीन पोजीशन, टू एक्सट्रीम पोजीशन वी कंसीडर O, A एंड B. सो व्हाट हैपन इन दैट केस? जब भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स
performing the SHM and going towards the A. What happened in that case? Displacement का direction towards A रहेगा, velocity का direction towards A रहेगा, लेकिन acceleration का direction towards O रहेगा. So why? Very simple. It is always try to maintain the minimum potential energy, और potential energy zero कहाँ पे? Mean position पे. So आपको ये याद रखना है कि always every particle try to maintain its potential energy becomes minimum, that is zero. So yeah, whenever it performing SHM, so at which point the potential energy is zero, that is at mean position. तो always जो भी particle है उसका tendency क्या रहेगा? Come to the mean point, और come to the mean point के लिए who is responsible? That is acceleration. तो acceleration का जो direction रहेगा वो क्या रहेगा? Towards the mean. When it is going towards the extreme. जब भी extreme की तरफ जाएगा, so in that case displacement और velocity का direction same रहेगा, acceleration का direction opposite रहेगा. So one by one observation read करना है हमें. So that is displacement, velocity, acceleration all act in the same direction. Wrong. Displacement, velocity act in the same direction, but acceleration in the opposite direction. So that is ये statement correct है. तो option B is the correct explanation of the given example. Take the screenshot. We go for the next. Next example, assertion और reason का question है. So हम one by one उसको read करेंगे, और there are the 4 observation. If the pendulum is suspended in a lift, the lift accelerate upward, उसका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, then its time period will be decreases. Okay, और next reason है उन्होंने the effective value of the G will be. So हमें पता है what is the formula of time period of simple pendulum? T equal to 2 pi under root of L divided by G. So that is T equal to 2 pi under root of L divided by G. So very simple. This is the lift. यहाँ पे एक pendulum performing, that is SHM, and what happened? Lift is going upward, so having G effective. क्या आएगा उसका G effective? That is G plus, उसमें A add होगा, and what is the A? That is acceleration of lift. लिफ्ट का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा. अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, सो व्हाट हैपन इन दैट केस? अगर A का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो T का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. T और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो T का टाइम पीरियड कम होगा, मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि उसका जो भी इफेक्टिव वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? G plus A. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. बोथ assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the given assertion. तो क्वेश्चन इजी था. टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन सिमिलर assertion और reason का क्वेश्चन है. अच्छे से इसको रीड करेंगे. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज इंक्रीज, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ SHM विल इंक्रीज. तो उन्होंने दिया है कि उसका टाइम पीरियड भी बढ़ना चाहिए. ओके ठीक है, हम नेक्स्ट रीजन को रीड करेंगे. इफ एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, मतलब एम्पलीट्यूड अगेन इंक्रीजेस, मतलब दिया है उन्होंने, अ बॉडी विल हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन. मतलब बॉडी का जो भी डिस्टेंस रहेगा इन वन कंप्लीट ऑसिलेशंस वो बढ़ेगा. तो हम अभी पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करते हैं. टाइम पीरियड जो भी है, टाइम पीरियड ऑफ SHM विल इंक्रीज. हमें पता है टाइम पीरियड जो भी किस पे, एम्पलीट्यूड पे इंडिपेंडेंट रहता है, वो लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू पे डिपेंड रहता है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाई? टाइम पीरियड ऑफ SHM डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. अच्छे से याद रखना है. सेकेंड वाला, amplitude is increased then body will have to travel the more distance in one complete oscillation. तो बहुत सिंपल है. अगर बॉडी का जो भी मूवमेंट हो रहा है SHM में, अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सो वन कंप्लीट ऑसिलेशन, अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, सो व्हाट हैपन इन दैट केस? जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना उसका डिस्टेंस जो भी कवर रहेगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा. सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सिंपली करेक्ट है. हमें बस रीड करके ही पता चल जाएगा. So assertion wrong है और reason correct है. So that is option D is the correct explanation of the given question. Easy था. Next example,
The pendulum is hung from the roof of the sufficient high building and is moving freely to and fro like the simple harmonic motion. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second. Acceleration is given 20 meter per second square at a distance of 5 meters. So that is x equal to 5 meter from the mean position. The time period of the oscillation is, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन पता है मैक्सिमम, तो क्या आएगा उसका आंसर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. एक्सेलेरेशन इज गिवन 20 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 5. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 4. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, टेकिंग द स्क्वायर रूट, उसका आंसर आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. सो हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 pi divided by t. So what is the value of t? T equal to 2 pi divided by omega. So that is 2 pi divided by omega का value put करना है. That is, so what is the value of omega? So हमने already omega का value calculate किया है. So the value of omega is, that is 2. So 2 यहाँ पे calculate किया है, 2 get cancel, तो उसका आंसर आया है pi second. तो question बहुत easy था. We use the formula of acceleration, that is maximum acceleration omega square x. value substitute किया, omega का value find out किया, और हमें next पता है how to calculate time period. So the option is B is the correct. Next example. A particle executing SHM, simple harmonic motion, उसका amplitude is given, that is 5 centimeter. amplitude is given 5 centimeter. इसको convert करो, that is 5 into 10 raised to minus 2 meter. Next, the mass is given. How much mass given? 0.5 kg. So mass of that particle is 0.5 kg. Next, the angular frequency is 5 radian per second. So angular frequency means, that is omega is given, that is 5 radian per second. Next, at 1 centimeter from the mean position, so x equal to 1 centimeter, उसको convert करना है 10 raised to minus 2 meter. And then what we have to calculate, potential energy and kinetic energy. तो बहुत simple है. So what is the formula of potential energy? potential energy का formula, that is potential energy equal to half m omega square into x square. And what is the formula of kinetic energy? kinetic energy equal to half m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जल्दी से वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट करना है. तो क्या आएगा इसका आंसर, हाफ मास कितना दिया है 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा का आंसर है 5, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, एंड देन एक्स, दैट इज 10 raised to minus 2 स्क्वायर. सो क्या आएगा आंसर, 1 half. 0.5 means 1 by 2, 1 by 2 और 1 by 2, that is 1/4. 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये बनेगा 10 raised to minus 4. आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. यहाँ पे 10 raised to minus 4 और 10 raised to minus 3 में दिया है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, बस इसको कैलकुलेट करेंगे. 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, बहुत सिंपल है, दैट इज 6.25 इंटू 10 raised to minus 4 जूल. सो वी सॉल्व द पोटेंशियल एनर्जी. सो जल्दी से आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी. बहुत सिंपल है, 0.5 25 5 का स्क्वायर, ए मतलब एम्पलीट्यूड, 5 इंटू 10 raised to minus 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मतलब 10 raised to minus 2 का स्क्वायर. सो जल्दी से उसको कैलकुलेट कीजिए. अगर हम अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ए और सी ही करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा वी गेट द वन ऑप्शन 6.25. आपको जल्दी से ट्राई करना है और आंसर बताना है. टेक द टाइम फास्ट. आपको भी मेरे साथ ही कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे ऑल डेटा इज गिवन, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और जल्दी कैलकुलेट कीजिए. व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट, ए और सी, जल्दी से टेक द टाइम. ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा. सो इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आएगा 150 इंटू 10 raised to minus 3. सो ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल. तो बहुत ईजी था. नेक्स्ट, द पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब SHM का क्वेश्चन है. विथ एम्पलीट्यूड इज गिवन, amplitude is given, that is 3 centimeter. Then when the particle is at 2 centimeter from the mean position,
2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to acceleration. बहुत simple दिया उन्होंने. Then its time period will be. So magnitude of velocity, velocity का फार्मूला क्या आएगा? V equal to omega under root of a square minus x square. And what is the formula of acceleration? Acceleration का फार्मूला आएगा omega square x. अगर हम मैग्नीट्यूड में लेंगे तो प्लस आ जाएगा और दोनों को इक्वल बोला है. So अगर हम आफ्टर इक्वेटिंग बोथ, so what we get, ओमेगा इनटू ब्रैकेट a square minus x square equal to omega square into x. On both side omega omega get cancel hai. So what is value of omega? Omega equal to under root of a square minus x square divided by x. So after substitute the value, what is the value of a? That is 3 and x equal to 2. So 3 का square कितना बनेगा? 9. 2 का square बनेगा 4 and divided by 2 it becomes root 5 divided by 2. So as we know that what is the formula of omega? Omega equal to, that is 2 pi divided by t. So then substitute the value, that is root 5 divided by 2 equal to 2 pi divided by t. So that is t equal to what? 2 2s are 4 times pi and then root 5 seconds. So this is the correct answer of the given example. So time period कितना रहेगा उसका? 4 pi divided by root 5. So question easy है and काफी पूछा है उन्होंने. नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब सीटी वाले ऐसे क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है आपको. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वी गो फॉर द नेक्स्ट. A body of mass m is attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. So only time period there, that is 3 seconds. And then when the mass m is increased by 1 kg, जो भी मास है वो कितना इंक्रीज हुआ? दैट इज m plus 1, मतलब 1 kg से इंक्रीज हुआ. तो बहुत सिंपल है. And then the time period of the oscillations becomes 5 seconds. So that is t2 equal to 5 seconds. So बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमें टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k. स्प्रिंग तो सेम है, बस उन्होंने जो भी मास दिया है m, उसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड किया है? 1 kg मास ऐड किया है. दैट इज सेकेंड कितना बनेगा फिर? m plus 1. सो हमें सॉल्व करना है. दैट इज t2 इक्वल टू, क्या आएगा आंसर? 2 पाई under root of m plus 1 divided by k, and t1 equal to, that is 2 pi under root of m divided by k. So taking the ratio of t2 by t1. So जल्दी से सॉल्व कीजिए. 2 pi k get cancel. What is the remaining? Only under root of m plus 1 divided by m. So then final answer. So that is under root of mm get cancel, 1 plus 1 डिवाइडेड बाय m. सो t2 बाय t1 का आंसर दिया है, कितना दिया है? t2 5 सेकेंड और t1 3 सेकेंड. सो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 3. सो क्या करना है हमें? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. जैसे हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और इक्वल टू इधर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन m. हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन m इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9. तो कितना आंसर बनेगा इसका? जल्दी से कैलकुलेट करना है आपको. नेक्स्ट एग्जांपल, बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास m दिया है, attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed and the spring has a negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillate with a time period of 3 seconds. तो उसका टाइम पीरियड कितना दिया है उन्होंने? दैट इज 3 seconds. इसको हम t1 कंसिडर करेंगे, इसको हम m1 कंसिडर करेंगे. एंड देन व्हेन द मास m is increased by 1 kg, वही मास को उन्होंने 1 kg से इंक्रीज किया. So that is m2 equal to m plus 1. It becomes second mass. And what is the time period of oscillation? It becomes 5 seconds. So that is t2 equal to 5 seconds. So question बहुत easy दिया है उन्होंने. A body of mass m, मतलब एक easy question है. This is the spring
एंड नाउ दिस इज द मास m. सो जब भी ये कंडीशन है तब उसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड, और जब उन्होंने वही स्प्रिंग और वही मास में +1 kg ऐड कर दिया तो उसका टाइम पीरियड बन गया दैट इज 5 सेकेंड. तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसका मास कितना रहेगा, उसके द वैल्यू ऑफ m इज. सो जो इनिशियल मास हमने अटैच किया उसका वैल्यू कितना रहेगा. तो क्वेश्चन इजी, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए. सो दैट इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m divided by k. So for first the what is the value of t1 और यहाँ पे m1. Next t2 equal to 2 pi under root of m2 divided by k. So that is by taking the ratio of t2 by t1 we have to calculate the t2. So that is t2 by t1 क्या आएगा फिर आंसर, that is 2 pi get cancel, k भी k also get cancel. So remaining answer that is m2 divided by m1. So m2 divided by m1. What is the value of m2? M plus 1, and then what is the value of m1? That is m. For t1 by t2 is given, that is 5 divided by 3. So that is 5 second और ये आपका बन गया 3 second अंडर रूट ऑफ m1 plus 1 डिवाइडेड बाय m. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है. सो क्या आएगा आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये बनेगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू, और सेपरेटली डिवाइड भी करना है, सो 1 plus 1 अपॉन m. सो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है दैट इज 1 अपॉन m इक्वल टू वॉट, क्या बनेगा फिर आंसर 25 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है. सो क्या आएगा आंसर दैट इज 1 अपॉन m इक्वल टू 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9. तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन m इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9. इन्वर्ट हो करना है इसको, सो रेसिप्रोकल लेना है. तो इसका आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 16 kg. सो ये इतना इनिशियल मास अटैच होगा. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 9 बाय 16. इजी क्वेश्चन था, टेक द स्क्रीनशॉट. और एक क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने पूछा नीट 2016 में, तो डेफिनेटली सीटी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट, द वेलोसिटी वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x of a particle executing SHM are related as, एक इक्वेशन दिया है उन्होंने, with initial condition is given, velocity रहेगा v naught, तब displacement रहेगा 0, and then velocity v when the displacement is x. so बहुत सिंपल दिया है उन्होंने. so that is v dv divided by dx equal to minus omega square x, that is v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और हमें इसको सॉल्व करना है बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन. तो आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन, सो विच लिमिट्स वी टेक, वेलोसिटी कहाँ से जा रहा है, v नॉट से v, और डिस्प्लेसमेंट जा रहा है 0 से x, ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है. तो इसको सॉल्व करना है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dv कितना आएगा फिर इसका आंसर, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और टेकिंग लिमिट सब्सटीट्यूट करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, x का इंटीग्रेशन आएगा दैट इज x स्क्वायर बाय 2, और टेकिंग द लिमिट 0 टू x ऑन बोथ साइड, 2 गेट कैंसल. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा, आपको लिमिट पुट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो क्या आएगा आंसर, अपर लिमिट कितना है, v स्क्वायर माइनस v नॉट लोअर लिमिट्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x में अपर लिमिट आएगा x स्क्वायर माइनस 0. तो इसका आंसर आएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, दैट इज v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्लेनेशन. बहुत सिंपल था, बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन वी सॉल्व द एग्जांपल. So which option is correct, that is B is the correct explanation of the given example. The question is asked into एम्स के एग्जामिनेशन में पूछा है 2015, तो सीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको. टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट एग्जांपल, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द SHM along the straight line, its velocity at a distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. So v1 हमें velocity का फार्मूला पता होना चाहिए. What is the formula of velocity, v1 equal to omega square under root of
a square minus x1 square and then v2 equal to omega square under root of a square माइनस x2 स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। अभी इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्या पूछा है उन्होंने, मतलब क्वेश्चन में दिया है v का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, तो हमें इन दोनों को स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग के बाद क्या आएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर नेक्स्ट एग्जाम्पल, the particle executing SHM along the straight line, the velocities at a distance x1 and x2 from the mean position v1 and v2 respectively, its time period is. So we have to calculate the value of time period, और आपको ऑप्शन अच्छे से देखना है, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर में दिया है तो हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी रिक्वायर्ड द वेलोसिटी स्क्वायर, सो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना बनेगा, omega square into bracket a square minus x square, and now we required for the particle is at distance of x1 and x2, so the velocity becomes v1 square and v2 square। तो इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा v1 square का आंसर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, देन v2 स्क्वायर का आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा फिर आंसर, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जल्दी बोलना है आपको। Next example, a particle is executing SHM along the straight line. The velocities at a distance x1 and x2 from the mean positions are v1 and v2. And what we have to calculate, that is its time period. So हमें time period calculate करना है, तो आपको basic formula पता होना चाहिए velocity का। So what is the basic formula? v equal to omega अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने v का स्क्वायर दिया है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा उसका आंसर, v का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है उन्होंने, तो पार्टिकल का वेलोसिटी v1 कब रहेगा, जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x1, और v2 कब रहेगा, व्हेन इट्स ट्रैवल द डिस्टेंस x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। So we have to calculate the value of v1 and v2. So that is v1 square equal to कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, देन v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। सो बहुत इजी है। सो हाउ टू कैलकुलेट, वी कैन टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ, दैट इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू, चलो जल्दी सॉल्व करना है, क्या आएगा आंसर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा, सो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड देन माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x2 स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो अच्छे से उसको सॉल्व करना है, टेकिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सो क्या आंसर आएगा, सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, एंड ओमेगा टेकिंग द स्क्वायर रूट, सो क्या आएगा आंसर ओमेगा का, टेकिंग स्क्वायर रूट का v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और हमें पता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, सो ये आंसर आता है, तो हम इसको ये पे इक्वल कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, सो उसका इन्वर्टो निकालो, सो क्या आएगा आंसर, टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इक्वल टू क्या आएगा इन्वर्टो, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस
v2 और 2 पाई उस साइड में मल्टीप्लीकेशन को चला जाएगा. सो इट बिकम्स t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 square minus x1 square divided by v1 square minus v2 square. So this is the final answer of the given example. So which option is correct? That is B is the correct option of the given example. दो बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इजी है, अच्छे से करना है. हमने बस वेलोसिटी का स्क्वायर किया, सब्ट्रैक्शन किया ओमेगा से. हमें पता था ओमेगा का फार्मूला कितना था, 2 पाई डिवाइडेड बाय t. So taking inverto and then 2 पाई goes to multiplication, we get the final answer. Next, a point mass M is suspended at the end of the massless wire of length L. A point mass M is suspended at the end of the massless wire of length L and cross-section area A. Y is the Young's modulus of the wire. Then the frequency of simple harmonic oscillation along the vertical direction. तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी. तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए टाइम पीरियड का. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड? दैट इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k. और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ time, so it becomes that is 1 upon 2 pi under root of k divided by m, and that is what is the spring constant. So very simple formula, you have to remember the spring constant, that is y a divided by l. Y means that is Young's modulus, a means cross sectional area, l means that is length. So after substitute, so what we get, that is y a divided by m into l. So remember this formula is used. So that is option, which option is correct? 1 upon 2 pi y into a ml. So option C is the correct answer of the given example. So very simple, there are the 4 to 5 cases. ये आपका कौन सा केस है? मासलेस वायर का केस है. नेक्स्ट केस यूट्यूब का आता है, और एक केस है कि वी ड्रॉ द बोर एट द डायमेट्रिकली अपोजिट. ये 3-4 केसेस अगर आपने अच्छे से याद कर लिए उसके फार्मूलेस, तो आप डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो डायरेक्टली फार्मूला आपको रिमेंबर रखना था. नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t and the bob is given negative charge surface below it. It is given positive charge, then the new time period will be. So बहुत simple, एक simple pendulum है, it's performing the oscillations, or we consider now here the pendulum is here. What is given? The bob is given negative charge, इस पे negative charge है bob पे, and what given? Surface below it. So this is the surface below it, और यहाँ पे positive charge दिया है. सो हमें पता है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रहेगा. सो डेफिनेटली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट ऑन दिस? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो यहाँ से फोर्स कितना आएगा? दैट इज E into Q. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली whenever there is the acceleration, so that is force equal to mass into acceleration, mass of that bob. So what is the equating both? So after हमने अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को इक्वेट किया तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? EQ इक्वल टू m इंटू a. सो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना बनेगा? दैट इज E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, Q फॉर चार्ज एंड m फॉर mass. So very simple है. So then what we have to calculate, what is the new time period will be? So हमें time period का फार्मूला पता है, that is 2 pi under root of L divided by G. So that is T equal to 2 pi under root of L divided by. So G effectiveness कितना रहेगा? So that is acceleration due to gravity plus A. So acceleration of that ड्यू टू द चार्जेस. सो ये बढ़ेगा, अगर ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा, सो ये वाला फार्मूला दैट इज ई क्यू डिवाइडेड बाय एम. सो इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर? टेल मी द विच फार्मूला वी गेट. सो दैट इज फार्मूला क्या बनेगा उसका? सिंपल है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ई Q डिवाइडेड बाय m. सो डेफिनेटली ये अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड उसका कम होगा. सो व्हाट हैपन? लेस देन t. सो जो भी इनिशियल टाइम पीरियड रहेगा सिंपल पेंडुलम का, उससे उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट एग्जांपल, imagine the narrow tunnel between the two diametrically opposite points of the earth. A particle of mass m is released in this tunnel, then the time period of oscillation will be. तो क्वेश्चन बहुत इजी है.
तो इमेजिंग द नैरो टनल बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, सो वी ड्रॉ द अर्थ। यहाँ पे हमने एक डायमेट्रिकली एक अपोजिट टनल बनाया, और क्या करना है, पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिलीज, सो एक पार्टिकल को हमने उसको रिलीज कर दिया है यहाँ पे। सो जब भी हम उसको रिलीज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, तो बहुत सिंपल है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। सो यहाँ से इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, दैट इज, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस है आर, सो दैट इज आर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। So I hope all MCQs are understood by you properly. अगर कुछ डाउट है तो मुझे डेफिनेटली टेक्स्ट करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर मोर वीडियोस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सीटी का एग्जामिनेशन बहुत ही टफ लेवल का रहता है अभी। जो भी जेई और नीट के क्वेश्चन रहते हैं वो एज इट इज़ वो पूछ लेते हैं। नीट के क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ लेते हैं और जेई के क्वेश्चन मैथ में पूछ लेते हैं, और केमिस्ट्री में दोनों के पूछ लेते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ है दैट इज़ फॉर जेई का, मैथ का और केमिस्ट्री का, वो अच्छे से करना है, और नीट का जो है वो अच्छे से करना है, ताकि आप का जो भी सीटी का स्कोर बनेगा वो मोर देन 90% बन ही जाएगा अगर आप ऐसे जाओगे तो। सो बहुत सिंपल है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।